चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। तो मैंने 12th केमिस्ट्री यूनिट सेकंड सॉल्यूशन आगे के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आगे के टॉपिक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता और मोरलता में अंतर। तो आज हम ये वाला टॉपिक लेके आए हैं, मोलरता और मोरलता में अंतर। तो आज हम इसको देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको आज हम देखते हैं। तो इसमें मोलरता और मोरलता दोनों को मैं ही समझा चुकी हूँ। तो इसमें अंतर देखते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहीं पे यहीं आप याद कर लेंगे, इस तरह से हम देखेंगे। तो एक साइड हम लिख लेंगे मोलरता, और एक साइड हम लिख लेते हैं मोरलता। मोलरता और मोरलता में अंतर देख लेते हैं। तो कई 4-5 बिंदु हैं, इनके आधार पर हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो मोलरता क्या है? मोलरता को जानते हैं स्मॉल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोरलता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, ओके, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड मोलरता को फर्स्ट मोलरता को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरता को हम एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। तो इसी की डेफिनेशन लिख देंगे। 1 लीटर, इसमें क्या होगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। इसमें आएगा 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित, 1 किलोग्राम, इसमें क्या आएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। इतना क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है कि इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसकी इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर होती है, और इसकी इकाई होगी मोल प्रति किलोग्राम। बहुत ही सिंपल है, यहीं के यहीं आपको याद हो जाएंगे, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अब फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, ताप। तो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। हम क्या लिखेंगे कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, और जो मोलरता है, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5 पॉइंट है। इसमें अणुओं की प्रधानता होती है और इसमें द्रव्य की प्रधानता होती है। मोलरता में अणुओं की प्रधानता होती है और इसमें द्रव्य की प्रधानता होती है। अब हम देख लेते हैं ये मोलरता और मोललता, ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। मोलरता को मोल प्रति लीटर से दर्शाते हैं, जबकि मोलरता को मोल प्रति किलोग्राम से दर्शाते हैं। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं
नहीं पड़ता। इसमें अणुओं की प्रधानता होती है और मोलरता में इसमें द्रव्य की प्रधानता होती है। चलिए इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है, हम देखते हैं। एक टॉपिक और देख लेते हैं कि द्रव्य विलयन किसे कहते हैं। कौन सा विलयन? द्रव्य विलयन किसे कहते हैं? द्रव्य विलयन किसे कहते हैं? तो इसको द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, ये है। तो द्रव्य विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव्य विलयन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। द्रव विलेय और विलायक, किसी भी विलयन में दो ही चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में उसको विलायक बोलते हैं। अब विलयन में दो ही चीज़ें हैं, एक विलेय और विलायक। तो द्रव्य विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें दोनों ही चीज़ें, वह द्रव्य विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव्य विलयन कहलाता है। अब देखिए, आप सबसे पहले विलयन को अगर ये वाला चैप्टर याद करना है तो सबसे पहले दो चीज़ें याद रखिए। विलयन, ये जो विलयन है, ये कोई भी विलयन है तो इसमें विलयन में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक विलायक, जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक। बहुत ही सिंपल है, पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक कहलाएगा। जो कम मात्रा में उपस्थित है, जिसके विलयन में एक अधिक मात्रा में होता है, एक कम मात्रा में होता है, तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाएगा और जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो विलयन जो चैप्टर है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय है। किसी भी विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। इतना क्लियर है? तो आपको ये विलयन चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला, पूरा यहीं के यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब द्रव्य विलयन, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। द्रव्य विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य विलयन कहलाता है। द्रव्य विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक, इसमें क्या है? द्रव्य विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही कैसे? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य विलयन कहलाता है। विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य विलयन कहलाता है। इसमें क्या है? द्रव्य विलयन कितने प्रकार के द्रव्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्य विलयन क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य विलयन कहलाते हैं। क्लियर है इतना? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पूर्णतः मिश्रणीय द्रव्य विलयन। फर्स्ट है पूर्णतः मिश्रणीय
पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन, द्रव पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन। देखिए इसमें क्या है, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका कि पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन क्या है, ऐसे द्रव विलयन जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। ऐसे द्रव विलयन जो एक दूसरे में पूरी तरह से, ऐसे द्रव विलयन जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रणीय या घुलनशील होते हैं उसे पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण H2O, ये जो है एक दूसरे में मिलाए जाएंगे तो ये पूर्ण तरह से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन। समझ में आया? पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन क्या है, ऐसे विलयन जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, ऐसे विलयन जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं द्रव्य पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन कहलाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल और जल का विलयन, एथिल अल्कोहल और जल का विलयन क्या होगा, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन कहलाएगा। इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन। आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन। अब इसमें हम देखते हैं कि आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन क्या है। तो आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन है जो एक दूसरे में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, नाम से स्पष्ट है। आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन, आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन है जो एक दूसरे में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। जैसे फिनॉल और जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल और जल एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, लेकिन फिनॉल C6H5OH, फिनॉल और जल का मिश्रण, ये क्या है, आंशिक रूप से घुलनशील है। ठीक है ना? आंशिक रूप से घुलन मिश्रणीय द्रव विलयन क्या है, आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन वे द्रव विलयन है जो एक दूसरे में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। आंशिक रूप से घुलनशील यानी पूर्णतः नहीं घुलते, आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, जैसे फिनॉल और जल का मिश्रण। इतना क्लियर है? अब देखते हैं अमिश्रणीय द्रव विलयन। मिश्रणीय द्रव विलयन, अमिश्रणीय द्रव विलयन। इसमें देखिए क्या होगा, अमिश्रणीय यानी कि नाम से स्पष्ट है, अमिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन है जो एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, जो एक दूसरे में नहीं घुलते। अमिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन है जो एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, जैसे बेंजीन और जल का मिश्रण, जैसे बेंजीन और जल का मिश्रण अघुलनशील विलयन है। नाम से स्पष्ट है कि अमिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन है जो एक दूसरे में
अमिश्रणीय रहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, आप परिभाषा लिख सकते हैं। अमिश्रणीय रहते हैं या अघुलनशील रहते हैं। अमिश्रणीय द्रव विलयन वे विलयन हैं जो एक दूसरे में पूर्णतः अघुलनशील रहते हैं, जैसे बेंजीन और जल का मिश्रण। बेंजीन और जल का मिश्रण। बेंजीन प्लस जल का मिश्रण C6H6 C6H6 प्लस H2O, बेंजीन और जल का मिश्रण। ये इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका द्रव द्रव्य विलयन। 3 प्रकार का है, पूर्णतः मिश्रणीय, हाँ ये तो आपका होगा द्रव द्रव्य विलयन। 3 प्रकार का है, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव विलयन, हाँ ये ऐसा विलयन जिसमें ऐसे द्रव विलयन जो एक दूसरे में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, द्रव द्रव विलयन पूर्णतः मिश्रणीय विलयन कहलाते हैं। अच्छा, अब सेकंड है आपका और आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन ऐसे विलयन जो एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय होते हैं, आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो एक दूसरे में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं आंशिक मिश्रणीय द्रव विलयन कहलाते हैं। C2H5 प्लस H2O का विलयन, फिनॉल और जल का विलयन। अब आ जाते हैं अमिश्रणीय द्रव विलयन, ऐसे विलयन जो एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, जैसे अमिश्रणीय द्रव विलयन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन और जल का विलयन। इतना क्लियर है? ये हो गए आपके द्रव विलयन। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, गैस द्रव विलयन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो गैस द्रव विलयन किसे कहते हैं? क्या गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन नाम से स्पष्ट है आपका। गैस द्रव विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय गैस और विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस द्रव विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय गैस और विलेय गैस रूप में और विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? गैस द्रव विलयन का एक उदाहरण है। गैस द्रव विलयन को प्रभावित करने वाले कारक, अब क्या है इसको प्रभावित करने वाले कारक, गैस द्रव विलयन को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं हमेशा कि गैस द्रव विलयन किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो गैस द्रव विलयन वह विलयन जिसमें
विलेय गैस रूप में और विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैस द्रव विलयन कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, गैस द्रव विलयन के रूप में रहेगा, क्योंकि सोडा वाटर को जब आप खोलेंगे तो ऊपर उछलता है, इसमें गैस निकलती है, तो ये इसमें द्रव भी है और गैस भी है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, गैस द्रव विलयन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट है ताप का प्रभाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, ताप का प्रभाव। अब क्या है, ताप के बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। इसमें क्या होगा, ताप का बढ़ाने, ताप जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे, इसमें गैस की विलेयता द्रव्य में घटेगी, यानी गैस जो विलेय है वो घटेगा। तो ताप के बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है, ठीक है ना, घटती है। अब सेकंड है दाब का प्रभाव। इसमें क्या है नेक्स्ट, दाब का प्रभाव। तो इसमें देखिए दाब का प्रभाव क्या है कि एक नियम है हेनरी का नियम। चलिए इसको अब हम समझाते हैं। दाब सेकंड है दाब का प्रभाव। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हेनरी का नियम किसे कहते हैं। दाब के प्रभाव या हेनरी का नियम एक ही चीज़ है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको तो एकदम आप याद कर ही लीजिए, पूछा जाता है अक्सर। तो गैसों की घुलनशीलता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, गैसों की घुलनशीलता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। गैसों की घुलनशीलता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, या कि ताप को स्थिर रखा जाए, इस नियम के, हेनरी का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको क्या कर लिखेंगे कि स्थिर ताप पर हेनरी का नियम। क्या है, स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता आप इसको नोट भी कर सकते हैं, हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता एम, क्या, स्मॉल एम,
स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर देख लेंगे हम m इजकल टू P दाब, ठीक है ना। तो या इसको हम लिखेंगे m इजकल टू K P। K यहाँ पर क्या है? K एक स्थिरांक है। K क्या है? स्थिरांक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना। तो m इजकल टू P, m इजकल टू के पी, के स्थिरांक, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? या इसको हम लिखेंगे m अपॉन P, ये यहाँ पे आ जाएगा k, तो इसका मान हो जाएगा हेनरी का, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो m अपॉन P इक्वल टू k, ये इतना क्लियर है आपको? इसको k को बोलेंगे हेनरी का स्थिरांक, ठीक है ना। अब इसकी हम सीमाएं भी देख लेते हैं, चलिए। सीमाएं, हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। जो तनु विलयन है ये नियम सांद्र विलयन पर लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता। संगुणन या वियोजन नहीं होता, जिसमें विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता, या जुड़ते या टूटते नहीं है, ठीक है ना। सीमाएं क्या हो जाएंगी? सबसे पहले है हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र पर नहीं होगा। सेकंड नंबर है कि यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय के अणुओं टूटते या जुड़ते नहीं, संगुणन या वियोजन नहीं होता। इतना क्लियर है ना। अब थर्ड नंबर की सीमा है, फर्स्ट तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर है उन अणुओं में लागू होता है जिसमें विलेय पदार्थ के अणु संगुणित या वियोजित नहीं होते। विलेय पदार्थ के अणुओं का संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन नहीं होता, ठीक है ना। थर्ड नंबर का है गैसों की प्रकृति। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जो गैसें आसानी से द्रवीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं या द्रवित हो जाती हैं, उन गैसों की घुलनशीलता अपेक्षाकृत ऐसी गैसों से अधिक होती है जो आसानी से द्रवित नहीं होती। इसकी सीमाएं क्या है? जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, द्रवित होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NH3, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उन गैसों की घुलनशीलता अपेक्षाकृत ऐसी गैसों से अधिक होती है जो आसानी से द्रवित नहीं होती। इतना ठीक है ना।
तो ये थी आपकी सीमाएं। तो इसमें जो हेनरी का नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। इसकी सीमाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो ये आज का टॉपिक था, ये मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा था समझाने के लिए। इसके बीच बाद में जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस हो जाएंगे उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगी। तो ये जो आज का टॉपिक था ये पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मैं कल की वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और भी डालने वाली हूँ, तो आपको निश्चित ही इससे लाभ होने वाला है। आप जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप इतना कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।